इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। जोशीमठ में लगातार गहराते संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की। बैठक में सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, वरिष्ठ अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी ये सब शामिल हुए। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जोशीमठ के जिला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ में इस वक्त तैनात हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही एनडीएमए के सदस्य भी कल उत्तराखंड जाएंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। पीएम मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन उन्हें दिया। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मकानों, सड़कों और खेतों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। जिंदगी भर की कमाई लगाकर बनाए गए घर अब रहने लायक नहीं बचे और लोग बेबस हैं। चमोली प्रशासन भी अब हरकत में आ चुका है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें असुरक्षित घरों की पहचान उसने शुरू कर दी है। कई घरों पर रेड क्रॉस मार्क लगा दिया गया है। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। करीब 100 घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। 60 से ज्यादा घरों को में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। चमोली के डीएम के मुताबिक जोशीमठ के 3 इलाकों में आज मूवमेंट पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के कुछ इलाके अब रहने लायक नहीं रहे। ज्योतिर्मठ प्रशासन ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में हालात गंभीर हैं। हमारे मठ की इमारतों में भी दरारें आ गई। विकास अब विनाश का वजह बन चुका है। बिजली परियोजनाओं और सुरंगों ने शहर का यह हाल किया है। वहीं एनटीपीसी ने कहा कि जोशीमठ में पड़ी दरारों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। एनटीपीसी ने कहा कि जो सुरंग हम बना रहे हैं वो जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही। साथ ही एनटीपीसी ने कहा कि उनकी ओर से अभी कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेजी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है। और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। जोशीमठ के निवासी ठाकुर राणा सिंह ने कहा कि हमारा 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जोशीमठ के हालात के बारे में सरकार को पता था। कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया लेकिन किसी ने नहीं सुना। सर, अपना नाम बताएं। ठाकुर सिंह राणा जी, आप इस मलारी इन होटल के ओनर हैं? जी मैम। मैं देख सकती हूँ कि ये दो आसपास में जो 2 होटल्स हैं पूरे तरीके से एक दूसरे पे झुके हुए हैं। मतलब इतना खराब हालत है कि कभी भी गिर सकते हैं। जी, होटलों के तो दोनों हालत खराब हो गए मैम, लेकिन ये होटल नहीं झुका हुआ है, मलारी इन नहीं झुका हुआ है, माउंट व्यू झुका हुआ है। इसकी प्रूफ ये है कि ये लेबल लगाया गया है ऊपर, स्टेट लेबल, और ये नीचे आप देख रहे हैं होटल इधर खिसक गया। ये रोड जो जहाँ तक थी वो इधर ही रह गए, उधर ही रह गए मैम। तो कब हुआ ये हमारा ये तो लगातार झुक ही रहा था, लेकिन ये तो हमारा 2 तारीख रात 2 बजे करीब हो गया। 2 तारीख को, मतलब कुछ ही 4-5 दिन था। 4-5 दिन पहले। जी। तो मैं देख सकती हूँ जहाँ पे हम लोग जमीन पे खड़े भी हैं, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने बड़े क्रैक्स हैं आपके होटल में। आपने पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़? जी। और अब आप
क्या करेंगे? इतना आपने अपना पूरा सेविंग्स खर्च करके हमारी ये होटल तो बनाया मैम था। जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। अब समस्या यही, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आज धामी जी आए थे, मुख्यमंत्री महोदय, तो ऐसा लगा मुझसे मिले, वो मेरे पास आए थे। मैंने उनसे अपनी बिल्कुल भावात्मक आग्रह किया कि हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए आया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो आज कुछ आस जगी मैम। तो आप लोग रहते भी यहीं थे नीचे? नहीं, हम सबसे बेसमेंट में रहते थे, वहाँ रहने लायक है ही नहीं मैम, वो रहने लायक नहीं रहा। बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो अब आप लोग हम कैसे लोगों को, गुजारा कर रहे हैं? ये नगर पालिका का गेस्ट हाउस दे दिया गया, लेकिन वहाँ भी पता नहीं कब तक रखेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ आपके पता नहीं। परिवार में कितने लोग हैं रानी? परिवार में मैं पति पत्नी तो यहाँ रहते हैं, अभी तो मेरे सारे बच्चे भी यहाँ रखे हैं। मेरे 2 बेटे यहाँ हैं, बेटी यहाँ है और 3 बच्चे हैं मेरे। और हम लोग देख रहे हैं कि कल से ये क्रैक आज बढ़ भी गया आज बढ़ है। गया मैम, बढ़ गया है। आज बिल्कुल बढ़ गया मैम। तो जी मैम। ऐसी अवस्था में क्या हम लोग इतना इतना एक भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, क्या लगता है आपको कि जोशीमठ का फ्यूचर क्या है? मैम जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल ख़त्म है। अब तो ये तो किसी ज़माने में ये सांस्कृतिक नगर था, ये धार्मिक नगर था। सरकार को बिल्कुल पता था, कई बार प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, ये एसडीएम साहब महोदय के माध्यम से, फिर मुख्यमंत्री जी को बार बार आग्रह किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली, फॉर्मेलिटी करते रहे, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। लेकिन विगत जब 2 तारीख 2 बजे हम सब लोग रोड पे आ गए और आग के सारे रात भर काटते रहे, ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएं तो मर जाएंगे, कहाँ जाएं, रात को ठंडा था, एक कंबल हमारे पास था। तब सारे आप मीडिया वालों के मतलब आशीर्वाद से, कृपा से वो सारा वीडियो वायरल हुआ, तब जाके सरकार चेती। एयर इंडिया के विमान में महिला पर यूरिनेट करने की घटना पर अब टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी, हम हालात को उस तरह से नहीं संभाल पाए जिस तरह से संभाला जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय है और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधार किए जाएंगे। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा नाम के शख्स ने एक महिला पर यूरिनेट कर दिया था। 42 दिनों बाद हाल ही में शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सका। उसकी कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के मुद्दे पर योजना आयोग के पूर्व प्रमुख रहे मोंटेक सिंह अहुलवालिया ने एक धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लाने का निर्णय बेतुका है। कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की पैरोकार है और हिमाचल जैसे राज्य में इसी वादे के बूते सत्ता में आई। यूपीए सरकार के समय योजना आयोग के प्रमुख रहे मोंटेक सिंह अहलुवालिया राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इसे लागू करने से वित्तीय संकट की हालत पैदा हो सकती है। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि ये कदम बेतुका है। इससे वित्तीय दिवालियापन की हालत पैदा होगी। जो इसे लागू करना चाहता है उनके लिए राहत की बात बस इतनी है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। मनमोहन सिंह के करीबी रहे मोंटेक सिंह अहलुवालिया का यह बयान कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की बात करती रही है और हिमाचल प्रदेश में इसके बूते चुनाव भी जीत कर आई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वे इसे तुरंत लागू करेंगे। वाली पूरी कैबिनेट में ओपीएस लागू हो जाएगा, अब आप इंतजार करो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। इन राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होना है। कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस की मांग उठती रही है और कांग्रेस को लगता है कि इसे लागू करने से चुनावी फायदा होगा। हमारे दृष्टिकोण से पब्लिक इंटरेस्ट में किया, अगर करप्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको, अगर कर्मचारी जो है उनको आप पेंशन भी नहीं दोगे तो 35 साल सोचेगा मैं पैसे कैसे कमाऊं,
जैसे बुरा मेरा ठीक निकले, और मानवीय दृष्टिकोण भी है कि वो तकलीफ पाएगा, टेंशन में काम करेगा, तो गुड गवर्नेंस में वो पूरी तरह भागीदारी नहीं निभा पाएगा, मेरा मानना है। पुरानी पेंशन योजना को 2004 में खत्म किया गया था। केंद्र सरकार इसे फिर लागू करने के पक्ष में नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार एनपीएस फंड में जमा हुई रकम की मांग पर अड़ी है। कुल मिलाकर ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच विवाद है, जिसे मोंटेक के बयान ने और गहरा दिया है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के राजू पार्क एरिया में अफ्रीकी मूल के लोगों ने पुलिस की एक टीम पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। इस दौरान अफ्रीकी मूल के 100 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर तीनों लोगों को छुड़ा लिया। हालांकि इसके बाद एक शख्स को फिर पकड़ लिया गया। इसके बाद फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन तभी फिर वहां करीब 200 लोग इकट्ठा हो गए। कंझावला केस के बाद अब जागी है दिल्ली पुलिस। कंझावला कांड के बाद एक फैसला लिया गया है। हर थाने के एसएचओ और 3 इंस्पेक्टर को देनी होगी लाइव लोकेशन। रात 12 से सुबह 4 बजे तक के लिए लाइव लोकेशन देने को कहा गया है। रात में पेट्रोलिंग भी करनी होगी। बिना डीसीपी की इजाजत के कोई घर नहीं जा सकेगा। इस बीच कल केस के 7वें आरोपी अंकुश ने सरेंडर कर दिया था और उसे जमानत भी दे दी गई। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंदौर से अनुराग द्वारे की रिपोर्ट। 3 देशों में प्रधानमंत्री, 2 देशों में राष्ट्रपति, दुनिया की कई शीर्ष कंपनियां वो चलाते हैं। रहते परदेश में है, दिल देश में। बात हो रही है प्रवासी भारतीयों की जो जुटे हैं इंदौर में। मौका है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। उनके स्वागत के लिए कई केंद्रीय मंत्री इंदौर आ चुके हैं। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम है प्रवासी, अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। यहाँ इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए। मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। We are here because in the memorable words पीएम ने कहा था हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते एनआरआईज के साथ कैसे हैं। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार इसका ऑफलाइन आयोजन हो रहा है। 70 देशों के करीब 3,500 भारतवंशी अपनी मातृभूमि पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। जब उनसे मुकेश अंबानी से रिश्तों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा भी नहीं हूं और मैं और गौतम अडानी से जब ये पूछा गया कि आपको सबकी सरकार में मदद मिली तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, हमें कोई विशेष मदद नहीं दी गई। ये भी कहा कि हम 22 राज्यों में कारोबार कर रहे हैं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हुआ है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। गौतम अडानी ने बातचीत में यह भी कहा कि कामयाबी का राज सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा।